चाहे राम प्रसाद हो, श्याम प्रसाद हो, रहमान खान हो, जोसेफ हो, कोई उससे मतलब नहीं है, नाम लिखो का। लेकिन कूदे कौन सबसे पहले? ओवैसी, यानी चोर की दाढ़ी में तिनका। तो ये फंस गए। ये आदेश मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये तो एक पहचान की बात है कि पहचान में रहे इसका प्रोपराइटर कौन है। जो लोग देश को धर्म के नाम पर बांट दिए, जातियों के नाम पे सेना को बांट दिए, वो कह रहे हैं बंटवारे की राजनीति है। जी देखो, मोदी जी, योगी जी जिस विचारधारा से आते हैं वो अखंड भारत वाली विचारधारा है, और ये जो लोग विरोध कर रहे हैं वो खंड भारत वाली विचारधारा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया कि जो कावड़ का रूट रहेगा वहाँ से निकलने वाले सभी लोगों को, और उसके साथ में जो रेस्टोरेंट है, रेडी पटली वाले हैं, सभी लोग वहां अपना नाम को प्रदर्शित करेंगे, यानी प्रोपराइटरशिप का नाम स्पष्ट करना पड़ेगा। उस पर पूरे देश में एक बवाल सा छिड़ा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बीच में आया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फिलहाल रोक लगा दी है। हमारे साथ फैज़ खान साहब हैं, उनसे जानेंगे कि क्या इस माहौल को, किस तरह से इस पूरे प्रोसेस को कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ आपके वक्तव्य हैं। पहले शुरुआत करते हैं कि सरकार को ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या ज़रूरत? देखिए, ये सरकार को ज़रूरत पड़ी और हंगामा मचा। हंगामे की कोई ज़रूरत नहीं थी, और सरकार की ये ज़रूरत अभी नहीं है। हमने जब स्कूल में एडमिशन लिया था, हमने और आपने, तो हम सबके गले में एक नेम प्लेट टंगाई गई थी, हमारा नाम लिखा होता था। उद्देश्य ये नहीं था कि फैज़ खान को मुसलमान बताना, किसी तिवारी को हिंदू बताना। उद्देश्य ये था कि छोटे बच्चे हैं, इधर उधर ना हो जाए, नाम नहीं बता सकते तो उनका नाम देख लिया जाए। ठीक उसी तरीके से जब हम आगे बढ़े, जो TTE होता है, उनके यहाँ पे भी नाम, उनका नेम प्लेट लगी होती है। तमाम स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन चले जाइए, सारे विद्यार्थियों के गले में उनका नाम लिखा होता है। पत्रकार, मीडिया समूह में जाइए, वो भी लगाकर घूमते हैं। फ्लाइट में जाइए, पायलट भी अपनी छाती में लगाकर घूमता है। एयर होस्टेस, उसकी छाती में भी उसका नाम लिखा होता है। यहाँ तक कि सुरक्षा कर्मी, पुलिस वाले और हमारी सेना के जवान, न केवल नाम लिखा रहता है बल्कि ब्लड ग्रुप भी लिखा रहता है। कुछ होनी हो, अनहोनी हो तो ब्लड ग्रुप भी रहे, नाम भी रहे, पहचान भी रहे। इसका उद्देश्य नाम, रक्त, जाति समूहों में बांटना नहीं होता है। इसका उद्देश्य धर्म, समुदाय में बांटना नहीं होता, बल्कि एक पहचान होती है। ये सामाजिक बात है, ये राजनीतिक बात है। आप इस बात को समझिए कि जो लोग जाति जनगणना की बात कर रहे थे, जो लोग सेना में जाति की गिनती बात कर रहे थे, अभी इस पर आरोप लगा रहे हैं कि ये जानबूझकर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने किया जा रहा है। जबकि मैं बताऊं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओवैसी सबसे पहले कूद कर आए। देखो, आप बात को समझना कि अकबर के तिजोरी से एक हीरे की अंगूठी चोरी हो गई। बीरबल को बुलाया, बीरबल ने कहा सारे दरबारियों को बुलाओ, और तिजोरी में बीरबल ने कान लगाया। जी महाराज, तिजोरी कह रही है कि जिसने भी चोरी की है उसकी दाढ़ी में तिनका है। तो जिसने चोरी की थी भीड़ में, वो तुरंत ऐसे करने लगा, तो कहे साहब यही चोर है। यही चोर। दाढ़ी में तिनका था नहीं, लेकिन जिसने चोरी की थी उसने खुद ही बता दिया। ठीक उसी तरीके से आदेश आया, नाम लिखो अपने अपनी दुकान के सामने। चाहे राम प्रसाद हो, श्याम प्रसाद हो, रहमान खान हो, जोसेफ हो, कोई उससे मतलब नहीं है, नाम लिखो का। लेकिन कूदे कौन सबसे पहले? ओवैसी, यानी चोर की दाढ़ी में तिनका। तो ये फंस गए। ये आदेश मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये तो एक पहचान की बात है कि पहचान में रहे इसका प्रोपराइटर कौन है। ये एक सामाजिक राजनीतिक बात है, इसका धार्मिक अर्थ आप समझ जाइए। ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्ताश्चा स्वदेशो भुवनत्रयम्। जब एक सनातनी के घर भोजन बनता है ना, तो माता नहा धो के स्नान करके ये मंत्र पढ़ के भोजन बनाती है। ये मंत्र पढ़ के भोजन ग्रहण किया जाता है अन्नपूर्णा माता का। जब एक मुसलमान के लिए जानवर ज़िबा किया जाता है तो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोलकर ज़िबा किया जाता है, हलाल किया जाता है। मुसलमान वही खाता है। मुसलमान कभी झटके का मांस नहीं खाता है, कभी हिंदू की दुकान से खरीद कर नहीं खाता है। और अच्छी बात यह है कि आज तक किसी हिंदू ने मुसलमान को जोर भी नहीं दिया कि तू झटके का खा हमारा। भाई तुमको हलाल खाना है, आप बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोल के हलाल का खाइए। किसी ने, हिंदू ने मना किया क्या? नहीं। किसी ने प्रेशर दिया कि नहीं? तो हिंदू भाइयों को क्यों प्रेशर दिया जा रहा है कि आप मुसलमान की दुकान से ही खरीदो? बल्कि ये कहा जा रहा है आप नाम लिख दो, आप लिख दो ना रहमान खान शुद्ध शाकाहारी भोजनालय।
सनातनी को खाना होगा खाएगा, नहीं खाना होगा नहीं खाएगा, मुसलमानों पे जोर नहीं दिया, पहचान स्पष्ट हो जाएगी। और कई नाम ऐसे डिस्टर्बिंग होते हैं जैसे अमन, साहिल, अब ये कौन है यही नहीं पता चलता है कि सनातनी है कि मुस्लिम है। अच्छा, ऐसे कई गड़बड़ इधर भी हो रही है, अल कबीर, अल्लाना ग्रुप या अनूर या अरेबिक, ऐसे नामों से पीछे देखते हैं तो वहाँ मुसलमान नहीं है मालिक, कोई और निकलता है कई बार। तो ये सब चीज़ में तो प्रोप्राइटरशिप क्लियर होनी चाहिए, दोनों पक्षों की ओर से देखना चाहिए। तो वही चीज़ कही गई है, नाम लिखो। बचपन से लेकर आज तक हम नाम अपनी छाती पे लगा कर घूम रहे, वही कहा जा रहा है भाई दुकान के सामने भी। इसमें आपत्ति क्यों होनी चाहिए, इस पर राजनीति क्यों होनी चाहिए, इसमें तुष्टिकरण का खेल क्यों होना चाहिए? तो हुई ना, सभी विपक्षी पार्टियों ने तो ये कहा कि अब एक नए बंटवारे की तरफ बढ़ रहा था देश। अच्छा हुआ सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने रोक क्यों लगाई है हम सब जानते हैं। विपक्ष ये गंदा काम कर रहा था कि अफवाह फैला रहा था, गंदगी फैला रहा था, देश में एक गलत माहौल पैदा कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए थोड़ा देर के रोक लग दी कि कोई हौच पौच की स्थिति ना हो जाए, और कावड़ यात्रा का भी समय है। जबकि ये बंटवारे की राजनीति बिल्कुल नहीं है। जो लोग कह रहे हैं बंटवारे की राजनीति, उन्होंने ही कहा था सेना में जाति की गिनती करो, जातिगत जनगणना करो। तो जो लोग कह रहे हैं धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है, उन लोगों ने तो देश को बांट दिया धर्म के नाम पे। भारत और पाकिस्तान किसके समय बना? जिन्ना और नेहरू ने ही बनवाया ना। तो जो लोग देश को धर्म के नाम पर बांट दिए, जातियों के नाम पे सेना को बांट दिए, वो कह रहे हैं बंटवारे की राजनीति है। जी देखो, मोदी जी, योगी जी जिस विचारधारा से आते हैं वो अखंड भारत वाली विचारधारा है, और ये जो लोग विरोध कर रहे हैं वो खंड भारत वाली विचारधारा है। ये ओवैसी जैसे लोगों ने तो हैदराबाद को पाकिस्तान से मिलाने का सपोर्ट किया था 1947 में। रजाकारों का आपने नाम सुना है? ये इनके दादा परदादा थे जो कि बकायदा सेना बनाकर भारतीय सेना से युद्ध करने आए थे कि हमको पाकिस्तान में मिलना है। वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो चलाकर इन रजाकारों की वो कुटाई की थी, वो कुटाई की थी, वो कुटाई की थी कि इनका पैजामा आगे से पीला और पीछे से गीला हो गया था। और तब हैदराबाद आज भारत के अंदर है। तो जो खुद इस देश को तोड़कर पाकिस्तान को देना चाहते थे वो कह रहे हैं बंटवारे की राजनीति है। ओवैसी को शर्म आनी चाहिए, उसको शुक्राने की 2 रकात नमाज पढ़नी चाहिए कि अल्लाह ने सरजमीन हिंदुस्तान में पैदा किया जहां इस्लाम के तमाम फिरके सुरक्षित हैं, चाहे सुन्नी हो, शिया हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, वहाबी हो, बोहरा हो, कोई हो, हिंदुस्तान में सुरक्षित है। ईरान, इराक, पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देशों में भी, सऊदी अरब में भी मुसलमान के सभी फिरके सुरक्षित नहीं हैं। तो यहाँ पर गंदी राजनीति, ओछी राजनीति ना करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि सरजमीन हिंदुस्तान में पैदा किया। जो नियम योगी जी ने बनाया उसका पालन करें, सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय दे उसका पालन करें। ये तो सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय नहीं मानते, अभी सुप्रीम कोर्ट का जी नाम लिखने की परंपरा जारी रहेगी, ये थोड़ी मानेंगे। इनके हिसाब से जब आदेश आता है ना तो मानते हैं। अब जैसे राम मंदिर का आदेश आ गया, हिंदू समाज ने इतने सब्र के साथ धैर्य से काम लिया और कोर्ट ने ये कहा कि भाई राम मंदिर के पक्ष में है ये बात, तो उनको मान लेना चाहिए। नहीं माने, कहे हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमारी सरकार आएगी तो हम इसको तोड़ के फिर से वहाँ पर मस्जिद बना देंगे। यानी आप सुप्रीम कोर्ट को भी तभी मानते हो जब आपके पक्ष में फैसला दे, या यदि आपके विरोध में आ गया तो फिर आप उसको नहीं मानते हो। और तुष्टिकरण की सीमा इस कदर इन लोगों ने की है कि शाहबानो नामक एक मुस्लिम महिला को सुप्रीम कोर्ट कहता है यार इसको गुजारा भत्ता दे दो मेरे भाई, एक मजबूर महिला है, तलाकशुदा महिला है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानना चाहिए ना। राजीव गांधी की सरकार ने, इनके बाप दादाओं की सरकार ने उस आदेश को पलटने के लिए संसद में कानून लाया और एक मुस्लिम महिला को उसका अधिकार नहीं दिया। अब फिर सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिया है तो फिर ये लोग उसका मेरा सवाल यही था, आपने मेरा सवाल ले लिया, मतलब उसका आंसर बिना सवाल के दिया। सवाल ये है कि जब भी किसी सरकार के विपक्ष में मतलब फैसला आता है या उसको रोकने की रोक लगती है तो इसमें भी खुशियां मनाई जाती है विपक्ष के द्वारा कि भाई ये जो है वो इनकी किरकिरी हुई है, फटकार लगाई है। इसको कैसे देख रहे? यही है, चित भी मेरा पट भी मेरा, यानी चित मैं जीता पट तू हारा। अगर जीत गए तो देखो जी कोर्ट से हम जीत गए, है ना, और हार गए तो हमारे साथ जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, और जीत गए तो देखो कोर्ट ने फटकार लगा दी, सांप्रदायिक लोग हार गए, जातिवादी लोग, तो ये सब आरोप लगाते हैं। तो ये इनकी राजनीति का एक अंग है। लेकिन मोदी जी ने भी संसद में एक बात कही
कि जितना आप मुझे गाली दोगे उतना मेरा भला होता जाएगा। ये विपक्ष को वरदान है कि ये अभिशाप है, वो नहीं पता। लेकिन विपक्ष ने जितना मोदी जी के बारे में अपशब्द कहा, खून का प्यासा, खून का सौदागर, मौत का सौदागर, उतना मोदी जी राइज करते गए, उतना भारतीय जनता पार्टी भी राइज करती गई। हालांकि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, लेकिन आप किसी को इतना बदनाम करने की कोशिश करोगे, इतना बदनाम करने की कोशिश करोगे तो अंततः आप ही हार जाओगे और जिसको बदनाम कर रहे हो वो जीत जाएगा। ये कर्म सिद्धांत कहता है कि आप अपने काम पे ध्यान दो, किसी की बुराई ना करो। तो ये चीज समझ में आई। तो ये इनकी राजनीति है। कोर्ट का डिसीजन आया अयोध्या वाला, वो भी नहीं मानते, जबकि हिंदू समाज का तो इतना उदार फैसला था कि सारे विश्व हिंदू परिषद से लेकर चंपत राय जी और तमाम बड़े नेता जी, उन्होंने अपील की भले कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आया, मंदिर के पक्ष में आया, पर आतिशबाजी नहीं करना, जश्न नहीं मनाना, हो हुल्ला नहीं करना। और किसी भी हिंदू ने जश्न नहीं मनाया, शांत रहे। लेकिन ये लोग बार बार ओवैसी जैसे लोग और कांग्रेस जैसे लोग, हमारी सत्ता आएगी तो हम फिर से जो है वहाँ पर मस्जिद बना, ऐसे सांप्रदायिक बयान देते रहे। ये दूसरी बात बार बार ये आती है कि जब ये माहौल बना तो बार बार विपक्ष ये रहा है कि अभी क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी थी, अगर ऐसा कुछ था तो शुरुआत से करते, अब क्यों, मतलब फिर बांटना चाह रहे हैं, चुनाव आने वाला है, उपचुनाव आने वाला है, इसलिए अभी कहाँ बांट रहे हैं, ये बांटना है ही नहीं। जब वो खुद वो पूछो, वो जितने भी ये लोग विरोध कर रहे हैं नेता, राहुल गांधी, अखिलेश, ओवैसी, वो सारे पुलिसकर्मी, सुरक्षा कर्मी लेकर घूम रहे हैं, कोई Y+, कोई Z+। वो अपने सुरक्षा कर्मियों का नेम प्लेट हटाकर दिखाए ना, उसमें जाति धर्म नहीं दिखता है क्या? वो क्या जाति धर्म के लिए है? उनका रक्त समूह जो उसमें लिखा जाता है वो जाति धर्म बताने, अरे वो पहचान है उनकी। कोई रोहिंग्या ना घुस जाए हमारे देश में, इसलिए CAA लाया जा रहा है। भैया पहचान है कि अपनी पहचान दिखाओ, अपनी पहचान बताओ, और सही हो तो पहचान बताने में आपत्ति क्या है? तुम्हारा जो रोहिंग्या वोट बैंक घुस रहा है, पाकिस्तानी वोट बैंक घुस रहा है, बांग्लादेशी वोट बैंक घुस रहा है ना, आप उसको सुरक्षित रखना चाहते हो, इसलिए कह रहे हो जी नाम नहीं बताएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे, ठेले में नाम नहीं लगाएंगे। यार सही हो तो लगाओ, मेरा नाम मोहम्मद फैज खान है, आप बोलो मैं आधार कार्ड दिखाऊंगा, मेरी कोई शॉप होगी अपना नाम लिखूंगा, क्या जरूरत है छुपाने की? जो सही है उसको सामने आने देना चाहिए, छुपाना गलत बात है। तो विपक्ष को क्यों इसमें कही जाए कि इस समय क्यों आपत्ति इस विषय पे कि नहीं, नाम नहीं आना चाहिए, इससे बंटवारा हो रहा है, किस सोच के साथ वो काम कर रहे हैं? तुष्टीकरण की राजनीति है। अब तक मुसलमानों को ये लोग वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किए, स्पेशली कांग्रेस। 50 साल तक कांग्रेस सत्ता पे रही, मुसलमान एक तरफा वोट देता रहा। 50 साल सत्ता में रहने के ठीक बाद 2006 में ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लाते हैं कि मुसलमान सबसे पीछे है, शिक्षा में, आर्थिक स्थिति में, सैनिटेशन में, हर तरीके से पीछे है मुसलमान। तो यार पिछले 50 साल सत्ता में तो आप ही रहे, तो दोषी भी तो आप ही हुए। तो अब वो मुस्लिम वोट बैंक उनका खिसक रहा है, कुछ अखिलेश जी के पास चला गया, कुछ लालू जी के पास, कुछ जनता दल सेक्युलर के पास, कुछ ममता बनर्जी के पास। तो ये कांग्रेस की तिलमिलाहट है, मुस्लिम वोट बैंक खिसक रहा है। तो वो इस तरह का आरोप लगा रही है, और फिर उनको ये लग रहा है कि कहीं मोदी जी नेहरू जी का रिकॉर्ड ना तोड़ दें 16 साल से ज़्यादा वाला। तो मुस्लिम वोट बैंक को बचाने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए, मोदी जी कहीं नेहरू जी का रिकॉर्ड ना तोड़, तो ये सब व्यक्तिगत कुंठाओं से ये लोग चिढ़ रहे हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरा निवेदन है। उत्तर प्रदेश में एक सवाल ये भी है, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने हैं 10 सीटों पर, क्योंकि थोड़ा सा प्रदर्शन भाजपा का इसमें डाउन रहा, सीटें बहुत कम हुई, तो उसको देखते हुए अखिलेश यादव ये कोशिश कर रहे हैं कि अब जो है वो 2027 में कुर्सी हमारी पक्की है, चुनाव में, उपचुनाव में रिजल्ट भी इनके पक्ष में आना, ऐसा अखिलेश यादव का मानना। देखिए, अब यकीनन ठोस है धरती हकीकत की तरह, ये हकीकत देख लेकिन खौफ के मारे न देख, और दिल को बहला ले इजाज़त है मगर इतना न उड़, रोज़ सपने देख लेकिन इस कदर प्यारे न देख। बीजेपी की सीट थोड़ी कम आई है, ठीक है, कांग्रेस की 99 आई है, आपकी 34-35 आई है, बीजेपी की 240 आई है। आप सपने देखिए पर इस कदर प्यारे नहीं देखिए। आप अच्छा काम करोगे, जनता आपको मत दे देगी, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन 2027 में आप आने वाले नहीं हैं। योगी जी से सारा मामला संतुष्ट है, मोदी जी से सारा मामला संतुष्ट है। जो कुछ कमी थी उसका मूल्यांकन चल रहा है, क्योंकि स्वयं मोहन भागवत जी ये कह चुके हैं, ये हर 5 साल में एक होने वाली प्रक्रिया है, ये लोकतंत्र की सुंदरता है। किसी को सीट कम ज़्यादा मिलती है, जनता अपना जनादेश देती है, जनता ने अपना जनादेश दे दिया है, पार्टियां अपना मूल्यांकन करेंगी। अति उत्साहित मत हो जाओ 99 सीट में, 543 में से 99 है,
100 में से 99 नहीं है। पर वो तो नकारने की बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जो है योगी जी को नकारा तो सीट कम आई, और अभी इसमें लोकसभा उपचुनाव में भी नकारेगी। नादान परिंदे हैं ये। उत्तर प्रदेश की जनता होती ही नहीं है, जनता भारत की होती है। भारत में इकहरी नागरिकता है, भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है अमेरिका की तरह कि अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का भी नागरिक होगा और नॉर्थ डकोटा का भी होगा, साउथ डकोटा का भी होगा, कैलिफोर्निया का भी होगा, ऐसा नहीं है। भारतीय नागरिक होगा तो वो यूपी का भी होगा, बिहार का होगा, ऐसा नहीं है। इकहरी नागरिकता है ना, भारत की नागरिकता है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश की जनता नकारती है, स्वीकारती नहीं है। भारत की जनता नकारती है, स्वीकारती है। भारत की जनता ने किसे स्वीकारा, सबसे ज्यादा किसे सीट दी, 240। आप क्षेत्रीय राजनीति करते हैं तो आपको खाली उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है, जबकि देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया है सेंट्रल में। पर खान साहब हौसले तो बढ़ेंगे क्योंकि सीटें कम आई हैं। उन्हें तो ये लग रहा है कि उपचुनाव में 10 सीटों पे हमारा अगर कब्जा रहा, क्योंकि इसको सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है ना विधानसभा। अच्छा है 415 सीट वाले 99 में अब उत्साहवर्धन अपना कर रहे हैं। जो लोग 10-10, 15-15 साल मुख्यमंत्री रहे वो अभी 30-35 सीट में उत्साह अपना बढ़ा रहे हैं। बढ़ाएं, अच्छा काम करें, जनता उनको आशीर्वाद देगी तो वो भी अपना मुख्यमंत्री बने। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है, पर अभी निकट भविष्य में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। फैज़ खान कैसे देख रहे हैं? मैं तो देख रहा हूँ अभी भी जीत योगी जी के नेतृत्व में अच्छी जीत होगी। 10 में से 10 सीट जीतेगी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ ये उपचुनाव के लिए भी, विधानसभा चुनाव के लिए भी, अगले लोकसभा चुनाव के लिए भी। और ये जो एक और भ्रमित बातें चल रही हैं कि उत्तर प्रदेश से योगी जी की विदाई लगभग तय है, विपक्ष भी इसमें कहीं ना कहीं कटाक्ष करता दिखाई दे रहा है, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये लोग अफवाहें फैलाने में बहुत मास्टर लोग हैं। संविधान बदल देंगे, मोदी जी आएंगे तो तीसरी बार आरक्षण खत्म कर देंगे, लोकतंत्र खत्म कर देंगे। अफवाहें फैलाकर ही उन्होंने ये काम किया है। जो उत्तर प्रदेश में थोड़ी कम सीटें आई ना, उसका कारण ही ये अफवाह, ये अफवाह फैलाने में सफल हुए। तो योगी जी चले जाएंगे, निकल जाएंगे, यार योगी जी बढ़िया सफलतापूर्वक शासन कर रहे हैं, अपराध गुंडागर्दी को उन्होंने खत्म कर दिया, सारी व्यवस्थाएं सब कुछ सुचारू कर दी। तो इसलिए लोग ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं। योगी जी कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। मोदी जी भी बढ़िया 5 साल शासन करेंगे, क्योंकि ये तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार जी के चक्कर में है। इनकी 16, इनकी 12, फिर भी 28 होती है। इनको पूरा हिला दिए, फिर भी आपका भला होने वाला नहीं है। और वो दोनों पार्टियां भी इतनी समझदार हैं कि केंद्र में एक मजबूत प्रधानमंत्री है तो उन्हीं के साथ रहेंगे। फिर कहता हूं कि ऐसे सपने ना देखो जो पूरे ना हो सके। तो आपको लग रहा है कि जो भ्रमित जनता लोकसभा चुनाव में थी, वो उपचुनाव तक आते आते तक भ्रमित नहीं होगी? होश आ गया है, होश आ गया है, समझ आ गया है कि भैया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गई है। और होश और समझ भारतीय जनता पार्टी को भी आई है कि एक तो इनकी अफवाहों ने नुकसान किया, और दूसरा इनका भी प्रत्याशी चयन और कुछ कार्यकर्ताओं में जो आक्रोश ये सब था उसको समझा नहीं गया, सुना नहीं गया। अब सबको समझ में आ गया, तो स्थिति अब क्लियर हो गई है। तो उसका रिजल्ट भी, चिंतन मनन सब हो चुका है, तो उसका पॉजिटिव परिणाम ही सामने आएगा, मेरा ये कहना है। तो आपने सुनी फैज़ खान के साथ हमारी एक विशेष और गहन बातचीत। आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। मैं हूँ राहुल शर्मा, कैमरे के पीछे आते हैं।